हेलो बच्चों, माय नेम इज योगेश अरोड़ा। अपन पढ़ रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एनएलएम का पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट वन पढ़ा था, उसमें हमने दो रूल ही पढ़े थे, न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड रूल। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स का थर्ड रूल। तो देखो न्यूटन्स का थर्ड रूल क्या है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का थर्ड रूल क्या कहता है? न्यूटन्स का थर्ड रूल ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि प्रत्येक एक्शन के अकॉर्डिंग एक क्या होता है, रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, ये न्यूटन का रूल कहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन रूल भी बोलते हैं। इसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये फोर्स या ये कह लो कि ये रूल हमें क्या बताता है? ये रूल हमें प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स बताता है। पहला रूल क्या बताता था? पहला रूल बताता था फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स क्या होता है और फोर्स क्या कर सकता है। दूसरा रूल क्या बताता था? फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता था। तीसरा रूल क्या बताता है? फोर्स की प्रॉपर्टी बताता है कि फोर्स कैसे काम करता है। ठीक है, मतलब क्या, एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला स्विमर का एग्जाम्पल, जैसे कि स्विमर जब तैरता है तो क्या होता है, वो अपने हाथों से पानी को पीछे करता है, ये होता है एक्शन, और उसका आगे जाना क्या होता है, रिएक्शन। ठीक है, रॉकेट का उड़ना, ठीक है, स्विमिंग, रॉकेट का उड़ना, ठीक, ये दोनों। तीसरा बॉम्ब का एक्सप्लोड होना, ठीक। चौथा, जब भी गन चलाई जाती तो गन यहाँ रख के नहीं चलाई जाती, कंधे पे रख के चलाई जाती। क्यों? क्योंकि जब गन की बुलेट फायर होगी आगे की तरफ होगा एक्शन, तो उसका पीछे की तरफ आएगा क्या, रिएक्शन। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये सब एग्जांपल किसके हैं? ये सब एग्जांपल है न्यूटन के थर्ड रूल के। आप बोट का चलना है बोझ, तो बोट में क्या होता है, पानी को पीछे गिराता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होती है, वो आगे चलती है, स्विमिंग के लाइक ही है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि मैथमेटिकली क्या है। मैथमेटिकली ये रूल कहता है कि मान लीजिए ये एक बॉल है यहाँ पर, है ना, ठीक है, और एक बॉल ये है, तो इस बॉल की इससे टक्कर हुई, तो ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फिर इस बॉल की इससे टक्कर हुई तो इस पे लगा एफ ए बी। तो एफ बी ए क्या है बेटा? एफ बी ए है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और एफ ए बी क्या है बच्चों? ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एफ बी ए बी पर फोर्स और एफ ए बी है ए पर फोर्स, तो ये दोनों फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। न्यूटन का रूल क्या कहता है कि ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के बराबर एंड अपोजिट होते हैं। बराबर तो है ही, मतलब जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही ये फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये तो है ही, साथ साथ अपोजिट है, वही मतलब ये इसकी इधर फोर्स लगाएगा, ये इसकी इधर फोर्स लगाएगा। अच्छा, एक बात सोचते हैं, यदि मैं इसको मारूंगा तो मैंने इस पर फोर्स लगाया और इसने मुझ पर फोर्स लगाया, ये मतलब है इसका। और दोनों फोर्स कैसे लगे हैं? बराबर लगे। इस पर एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स में दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो आंसर है 180 डिग्री। एक्शन रिएक्शन फोर्स में दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री है? 180 डिग्री होता है। फिर एक आंसर ये पूछा जाता है क्या, कि यदि दोनों फोर्स लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, तो नेट फोर्स इस बॉडी में, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, तो बोला गया इधर को मैं 10 न्यूटन से खींचो, इधर मैं 10 न्यूटन से खींचो, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आया? 0 आया। तो क्या फिर यदि मैंने इस बोर्ड को मारा तो मेरे क्यों लगी? नेट फोर्स तो 0 है। तो आंसर नेट फोर्स 0 क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसके ऊपर देखो आप, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इसी बॉडी पे लग रहा है, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है वो इसी पर ही लग रहा है। लेकिन जब मैंने बोर्ड को मारा तो एक फोर्स लगा मुझ पर और एक फोर्स लगा है बोर्ड पर, दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पर ही हैं। मुझे कब नहीं लगता? मुझे तब नहीं लगता जब दोनों फोर्स किस पर लगते? मुझ पर लगते, ठीक है। तो ऐसे केस में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, ये इसमें कहा गया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि एक्शन रिएक्शन पेयर में नेट फोर्स किसी बॉडी पर, एक बॉडी पे कह रहा हूं, 0 क्यों नहीं होता? तो इसके कारण नहीं होता।
अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखिए क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सुने देखिए। देखो मान लीजिए कि ये दो बॉल टकराई है ना, तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये ए है ये बी है, तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया एफ बी है और इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया एफ ए बी। अब पूरी बॉडी को देखो, पूरी बॉडी में नेट फोर्स कितना है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने इसको, पूरे सिस्टम में कह रहा हूं, ये पूरा सिस्टम हो गया, तो इस पूरे सिस्टम में नेट फोर्स कितना है, जीरो है ना। एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एफ का फॉर्मूला क्या था, dp अपॉन dt बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, जब वो फंक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसका ना p बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका ना जो p इनिशियल था वही क्या रहेगा, बाद में रहेगा। यही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अब एक बात सुने ध्यान से, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस पर बेस्ड है, या सॉरी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किस पर बेस्ड है, न्यूटन्स के थर्ड रूल पर। तो जो जो एग्जांपल अभी मैंने थर्ड रूल के पढ़े, स्विमिंग, रॉकेट का उड़ना या और जो भी एग्जांपल मैंने साथ साथ लिखे थे, उन सभी के अंदर ही ये भी बोल सकते हो। आपसे कुछ रॉकेट का उड़ना किस पर आधारित है, तो आंसर है लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर। आपको ये ऑप्शन नहीं मिले तो फिर आप क्या बोलोगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ पर। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में, तो कि P इनिशियल बराबर P क्या होगा, फाइनल। चलो अब ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आगे चल के टक्कर में भी आएगा, तो इसीलिए अपने यहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए। तो पहले आपको ये बता दूं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से जो अपने लेवल पर है। तो पहला है कोलिजन, जितनी भी तरह की कोलिजन होगी, कोई सी भी कोलिजन हो, सभी में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कोलिजन के बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है रॉकेट का उड़ना, तो रॉकेट का उड़ना, रॉकेट हो गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल क्या आता है, तीसरा एग्जांपल आता है इसके अंदर ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब, बम का फटना, ये इस पर बेस्ड है। चौथा एग्जांपल क्या आता है, चौथा एग्जांपल आता है रिकॉइल ऑफ गन, गन का पीछे हटना, ये सब किस पर बेस्ड है, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कोलिजन, रॉकेट। हालांकि और भी बहुत से एग्जांपल हैं, लेकिन अपने एयरफोर्स और नेवी के लेवल पे अपने यही एग्जांपल ध्यान रखने हैं। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो करते हैं चर्चा, सुनिए देखिए। ठीक है, मान लो कि एक बॉल है ये, है ना, इसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी u1 है। फिर एक ये ब्लॉक m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, ये आगे जा रहा है ना। ठीक है, तो टक्कर से पहले मोमेंटम, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया pi इनिशियल मोमेंटम। फिर टक्कर के बाद क्या हुआ, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। ठीक है, सो आफ्टर मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन कितना होगा मोमेंटम, सो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो कितना हो गया, pf बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला आएगा, Pi बराबर Pf, है ना भाई। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये फॉर्मूला काम कब करेगा, ये फॉर्मूला काम तब करेगा जब ये सारी चीजें एक ही लाइन में हो। मतलब या तो ऑब्जेक्ट यूं आ रहे हो और यूं ही जा रहे हो, ऐसा ना हो कि एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है।
तब ये काम नहीं करेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये तभी काम करेगा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2u2। यहाँ पे ऊपर वेक्टर लगाया तो मतलब वेक्टर के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना होगा। इसके ऊपर अब अपने और छोटी मोटी बातें करेंगे। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नोट करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या आता है इसी के अंदर ही, सुने देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है छोटा सा। तो देखो बोला गया कि एक ये बम था, ठीक है, कितने किलो का था, 5 किलो का, ठीक, ये 2 भागों में फट गया, ठीक है, एक इधर आ गया 2 किलो का और एक इधर आ गया 3 किलो का। तो ये 2 किलो वाला तो भागा इधर कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से। तो कहा गया 3 किलो वाले की वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया, आसान से एकदम क्वेश्चन। तो देखो ऐसे में क्या करना है, टक्कर से पहले बिफोर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग से पहले मोमेंटम कितना था, 0। क्यों 0 था, क्योंकि कोई रेस्ट पे था, कोई भी हिस्सा चल नहीं रहा था। अच्छा, टक्कर के बाद आफ्टर ब्लास्टिंग, टक्कर के बाद क्या हुआ, देखो टक्कर के बाद क्या हुआ, ये चल पड़ा इधर, तो इधर वाले यदि आप माइनस मान रहे हो इधर वाले को क्या मानना पड़ेगा, प्लस, या इधर वाले को प्लस माने इधर वाले को क्या मानना पड़ेगा, माइनस, जैसा आप मर्जी करो। चलो अपन इधर वाले को प्लस मान लेते हैं, तो m1v1 प्लस m2v2 यही फॉर्मूला है। m1 कितना है बेटा 2, v1 कितना है 4, m2 3, v2 निकालना है। तो pi बराबर क्या हो गया बेटा, pf, जितना इनिशियल मोमेंटम उतना क्या हो गया फाइनल। तो 0 बराबर क्या आ गया 8 प्लस 3 इंटू v2। तो v2 कितना आएगा बेटा, माइनस का 8/3 मीटर पर सेकेंड, माइनस का 8/3 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या बता रहा है कि ये वाला हिस्सा किधर जाएगा, इधर जाएगा। समझ आई बात, फिर से देख लो। बोला गया कि एक बम था 5 किलो का और ये पड़ा पड़ा फट गया। तो कहा गया कि फटने के बाद ये हिस्सा इधर जा रहा है, तो बताओ दूसरा हिस्सा कितने से किधर जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक। ये है आपके पास मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन। अब इसी के ऊपर अपन एक और हिस्सा बात करते हैं, हटा दूं ये, नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो। और देखो, और देखिए क्वेश्चन क्या आता है। बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट था m मास का, ठीक है, विल ब्लास्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में फट गया, ठीक है। देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। पहला ऑप्शन, बोथ फ्रैक्शन, दोनों टुकड़े का मोमेंटम सेम होगा, हैव सेम मोमेंटम, ठीक है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, ठीक है। तीसरा, दोनों की स्पीड सेम होगी। चौथा, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है। पहली बात ये कि इसमें फटने से पहले मोमेंटम कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पर है। फटने के बाद कितना हो गया, तो ये हो गया m/2v1 प्लस m/2v2, ठीक है। अच्छा, तो यदि मैं pi बराबर pf करूंगा, m/2 क्यों करा, क्योंकि 2 बराबर इसका बटा है। तो यदि दोनों को बराबर करूंगा तो 0 बराबर सॉरी v2। तो ऐसे में v1 बराबर क्या आएगा, -v2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक हिस्सा इधर जा रहा है तो दूसरा हिस्सा इधर जाएगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट होगी, बराबर नहीं होगी। एक वेलोसिटी प्लस की तो एक वेलोसिटी माइनस की। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि दोनों की स्पीड क्या रहेगी, सेम। फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करें
काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और जब ये वी स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का तो फर्क ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, सेम, क्योंकि दोनों मास सेम है, और वी स्क्वायर भी क्या है, सेम है, इसलिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, सेम, दोनों की स्पीड भी क्या है, सेम, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों फ्रैक्शन का मोमेंटम सेम होगा, नहीं ये नहीं होगा। हो सकता है, ये मैंने आपको चारों क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, चारों पार्ट क्यों कर रहा हूँ, हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिनमें ये तीनों ना मिले, सिर्फ ही मिल जाए, तब आपको ये देना पड़ेगा। एक दो बुक्स में करा हुआ ऐसा, ठीक है, उन्होंने नोटिस भी नहीं है। हो सकता है आपको ये तीनों ना मिले तो ये तीन मिल जाए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम सही यही चीजें हैं कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है और दोनों की स्पीड भी क्या है, सेम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास, इसी के अंदर ही हम चर्चा करते हैं आगे। नेक्स्ट आता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है, ये तो और भी ज्यादा आसान है। देखो क्या है, सुने, ये देखो बेटा कि ये मान लीजिए गन है, ठीक है, गन सुंदर है ना, चलो तो इस गन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इसके अंदर एक बुलेट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो ऐसे में इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, फटने के बाद मोमेंटम कितना हो गया, mb vb, b मैंने बुलेट, b मतलब बुलेट और g मतलब गन, प्लस mg ug, तो bi बराबर क्या हो गया बेटा, pf। तो 0 बराबर mb vb प्लस mg ug, ठीक है। सो ug बराबर माइनस का mb vb अपॉन u mg, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का। यहां नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन किसकी बेटा, गन की, कि जो गन की डायरेक्शन है वो बुलेट की वेलोसिटी की क्या है, अपोजिट है। मतलब भाई गन इधर जाएगी, सॉरी बुलेट इधर जाएगी तो गन किस तरफ जाएगी बेटा, पीछे की ओर जाएगी, ये चीज ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इस तरह का सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है इसी के अंदर ही कि बोला क्या गया, हालांकि क्वेश्चन सिर्फ नेवी के हिसाब से बिहाफ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अरिहंत में, लूसेंट में, सब में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन है, सुने देखो। क्वेश्चन ये है कि एक ही मास है, ठीक है, आपको मैं एक फॉर्मूला बना के दे दूंगा, ठीक। इसका टोटल मास कितना है, m है। शुरू में ये क्या था, 0 पर था, ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये 3 भागों में फट गया, तो ये m1, ये m2, ये m3, कहा गया ये तो चला गया इधर v2 की वेलोसिटी से, ये चला गया इधर v3 की वेलोसिटी से, कहा गया फाइंड स्पीड ऑफ मास m1। अब इसमें अलग क्या है, अलग ये है, इस चीज को मैं आगे देता हूं, फाइंड स्पीड ऑफ मास m1। पहले ये सोचिए कि आपका दिमाग किस बात की आपको जवाब देता है कि m1 किधर जाएगा, तो ये पक्का ही इधर जाएगा। क्यों इधर जाएगा, टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0। फटने से पहले मोमेंटम क्या था, 0। तो फटने के बाद भी टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मोमेंटम टोटल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो माना इसका मोमेंटम हो गया p1, इसका प्लस इसका मोमेंटम हो गया p2 प्लस इसका मोमेंटम हो गया p3। कितना हो गया p3, m3 v3। इसका कितना हो गया m2 v2। इसका कितना हो गया m1 v1। अच्छा, अब टोटल मोमेंटम 0 आना चाहिए, तो कब आएगा, जब इन दो का रिजल्टेंट इस वाले के
बराबर और अपोजिट। जैसे मान लो कोई लड़का है, उसको एक जन इधर से खींचता है, एक जन इधर से खींचता है, तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। अब मैं उसको रोकना चाहता हूँ तो मैं किधर फोर्स लगाऊंगा? इधर, जिससे नेट फोर्स क्या आ जाएगा? इसमें जीरो आ जाएगा। वेक्टर कहता है। फिर से समझो, मैं बोला कि मान लो एक लड़का है, इसको एक जन इधर से खींच रहा है, एक जन इधर से खींच रहा है, ठीक है, तो किधर जाएगा बेटा? इधर जाएगा ये, ठीक। अच्छा, यदि इधर जाएगा तो मैं क्या बोला कि मैं बोल रहा हूँ कि यदि मेरे को इसको रोकना तो किधर फोर्स लगाऊंगा? इधर फोर्स लगाऊंगा ना, ताकि नेट फोर्स जीरो आ जाए। तो इन दो का रिजल्टेंट इस तीसरे वाले क्या होना चाहिए? बराबर और अपोजिट होना चाहिए। तो ये दोनों कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। ये हो गया P2, ये हो गया P3। तो दोनों 90 डिग्री में, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? P स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 90। दोनों 90 में ना, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? फाइनली जो फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि P1 का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए P2 प्लस P3 के मैग्नीट्यूड के। वेक्टर सम है, सीधा सीधा नहीं होगा। P1 कितना है? अंडररूट m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर प्लस m3 v3 स्क्वायर, और P1 कितना है? P1 है m1 v1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको ल्यूसेंट में, अरिहंत में, दोनों में एक एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, और यही है कि ऐसा 90 डिग्री पे ही होगा। और एक बात आपको और बता दो, चाहे ऐसा हो चाहे इसका उल्टा हो। उल्टा हो मतलब कि दो, ये मास इधर आ रहा है, ये मास इधर आ रहा है, और ये दोनों यूं चिपक रहे हैं, मतलब एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, ये दोनों यूं चिपक रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। यही फॉर्मूला है उसका भी। तो आपको तो ये फॉर्मूला याद रखना है, जब बम फटेगा दो परपेंडिकुलर होंगे तो ये आंसर आएगा m1 v1 का स्क्वायर। अच्छा, ये कैसे है ये भी बता देता हूँ आपको वापस से। इन दोनों का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस 2P2 P3 cos 90। वेक्टर का सम का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, वही लगाया है मैंने। इसका फॉर्मूला m1 v1 था। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, m1 v1 बराबर रूट ऑफ m2 v2 स्क्वायर प्लस m3 v3 स्क्वायर। और आसान करना है तो P1 स्क्वायर बराबर P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर। लेकिन कब? जब ये दोनों परपेंडिकुलरली फटे। तो आज के वीडियो के अंदर हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन ही है। कल वाले वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर हम FBD पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए।